स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी हम लोग हिस्ट्री के यानी पहले चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इनके यानी हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं और इन सारे सवालों को हम बड़े ही इत्मीनान से और डिटेल में यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और सारे यानी सवालों को देखें, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है आपके एग्जाम के लिए हूबहू यानी सेट किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे और अगर अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। यानी पहला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो देखिए क्या कहता है कि वर्तमान में इटली और एवं जर्मनी यानी किनके बारे में कह रहा है, इटली और जर्मनी जो है किस महादेश में यानी किस महाद्वीप में भी कह सकते हैं आप, किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो हम आपको बता दें कि इटली और जर्मनी की बात जब भी करते हैं तो वो यूरोप महाद्वीप में आते हैं। किस महाद्वीप में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि जब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में तो देखिए महाद्वीप होता क्या है, पहले इनको समझ लीजिए। तो कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद है ना सबसे बड़े ठोस जमीन के टुकड़े को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहते हैं। और ये जो टुकड़े होते हैं, ये जमीन के जो टुकड़े होते हैं, ठोस टुकड़े होते हैं, ये अलग अलग यानी नाम से पुकारा जाता है और जिसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं उसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं या महादेश कहते हैं। जैसे देखिए पहला महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, है ना, अंटार्कटिका यानी महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये आपके टोटल कितने? आपके 7 यानी महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप है? 7 है। देखिए पहले ये देखेंगे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये आप देखेंगे एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका है। देख ये सारे के सारे आप इस मैप पे देख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे जर्मनी और इटली और जर्मनी की बात करते हैं, ये किस यानी महाद्वीप में आते हैं? ये आते हैं यूरोप महाद्वीप में। क्या देखेंगे? यूरोप में आते हैं। अब ये थोड़ा सा और जानकारी आप ले लीजिए कि महाद्वीपों को महादेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेश भी कहते हैं। और जनसंख्या के आधार पर अगर देखिए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कोई है तो उसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। एशिया महाद्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ना। संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है, महाद्वीप जो है वो हो गया आपको एशिया और सबसे छोटा जो होगा वो हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। आइए इनके बारे में और यानी इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लें कि अगर हम बात कर लेते हैं इटली और जर्मनी के बारे में बात करते हैं, ये किस महाद्वीप में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में आते हैं। और ये यूरोप महाद्वीप के जो है विकसित राष्ट्र हैं। क्या है? विकसित राष्ट्र हैं यानी डेवलप्ड, यानी आप देखेंगे तो नेशन है। आगे देखिए, आगे कहता है कि राष्ट्रवाद की जो लहर थी यानी 1848 के बाद इन दोनों देशों को एकीकरण का मार्ग यानी दिखाया, यानी एकीकरण का मार्ग दिखाया। कौन? कब? तो यानी 1848 के बाद। आगे कहता है कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्य को मिलाकर बिस्मार्क जो था एक राष्ट्र का निर्माण किया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ये छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर क्या बना दिया? एक राष्ट्र बना दिया था। और आगे कहता है वहीं पे जर्मनी और यानी ये जो मैजनी और गैरिबाल्डी जो है इन्होंने क्या किया था? इटली के राज्यों को जोड़कर यानी क्या किया था? एक राष्ट्र बना दिया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना। आइए अगला सवाल देखिए। कहता है कि फ्रांस में कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। फ्रांस में किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा। तो कहता है फ्रांस में कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की या जो पुनर्स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा बात हो रहा है फ्रांस का और किसके द्वारा? तो यहाँ पे कह रहा है यानी फ्रांस में कांग्रेस द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कांग्रेस द्वारा कहता है किस यानी राजवंश की यानी पुनर्स्थापना की गई थी? तो वो किया गया था बुर्बो वंश की। किसकी? बुर्बो वंश की। आइए थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं और चीजों को समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो थे हैब्सबर्ग जो थे, ये परिवार जो था इसके बारे में अगर जाने तो ये जो है 1282 से लेकर 1918 तक जो है ऑस्ट्रेलिया पर यानी क्या किया था? शासन किया था। साथ ही साथ हैब्सबर्ग के जो परिवार थे ये जो है ना नेपल्स, है ना, और उसके बाद सिसिली और मिलान पर भी ये अपना क्या किया था? शासन किया था।
यहाँ तक कि इनके परिवार के जो लोग थे यानी राजाओं थे, है ना, जेनोआ, मंटुआ और टस्कनी जैसे भी यानी राज्य पर इसका प्रभाव था। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो ये साम्राज्य जो है यूरोप के सबसे, है ना, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित यानी साम्राज्यों में से एक था। ठीक है, और हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो अगर देखा जाए, इनकी जो जनसंख्या थी कई जातियों में क्या हुई, बट गई, और अंत आते आते 11 नवंबर 1900 यानी 1918 में जाकर ये औपचारिक रूप से यानी विघटित हो गई, यानी टूट गई, समाप्त हो गई। आगे देखिए, अगर हम बुर्बो वंश के बारे में थोड़ा सा जाने तो इनके जो संस्थापक थे यानी इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, सीसी डॉन, है ना, कार्लोस, ये थे। ठीक है, और ये यूरोप शाही यानी वंश में से एक था। ठीक है, याद रखेंगे। और आगे कहता है 16वीं से 17वीं शताब्दी तक ये वंश का फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का जो शासक, और 17वीं शताब्दी में यह जो है कहने का मतलब स्पेन का शासक बना रहा। तो ये भी आप ये दो छोटे 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 पॉइंट इनको भी आप याद रख सकते हैं। आइए सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 3 अगर देखें तो कहता है मैजनी किस संगठन का यानी या संगठन से यह संबंधित था। मैजनी जो था किस यानी संगठन से यह संबंधित था। क्या ये लाल सेना से था, या कार्बोनरी से था, या फिलिक यानी हेटारिया से था, या डायट से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल सेना से। यानी मैजनी का जो संबंध था वो किससे था, लाल सेना संगठन से था। आइए लाल सेना संगठन क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आगे अगर देखें तो कहता है कि लाल सेना का गठन जो है 28 यानी जनवरी 1900 कब 1918 को ना पीपुल्स कमीशनर्स की परिषद ने किया था। ठीक है, लाल सेना के संस्थापक जो है कौन है, लियोन ट्रोट्स्की थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे कहते हैं कि लाल सेना को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि यह साम्यवाद का जो था पारंपरिक जो रंग था वो रंग कैसा था, वो लाल था, इसीलिए इसका नाम रख दिया लाल सेना। अगर देखें तो लाल सेना का जो गठन है रूसी गृह युद्ध के दौरान हुआ था। रूस में जो गृह युद्ध हुआ था उसी दौरान इसका यानी गठन किया गया था। लाल सेना में अगर देखेंगे मुख्य रूप से मजदूर और किसान शामिल थे। यानी इस सेना में अगर देखेंगे, इस संगठन में अगर देखेंगे तो मजदूर था और इसमें जो थे कौन थे, किसान थे। आगे कहते हैं कि रूसी गृह युद्ध के दौरान नए राष्ट्र विरोधियों की सैन्य ताकतों को का यानी जो है विरोध करने के लिए यानी इस संगठन को यानी तैयार किया गया था, बनाया गया था। आगे देखें, आगे कहते हैं यहाँ पे कि 1930 के दशक तक लाल सेना इतिहास की सबसे फौजी में, है ना, फौजों में, है ना, में से एक बन चुकी थी। यानी बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत यानी कहने को यह संगठन बन चुका था। यही कारण है कि 25 फरवरी 1946 को लाल सेना का नाम जो औपचारिक रूप से बदलकर इसको सोवियत सेना यानी कर दिया, क्योंकि ये संगठन इतनी मजबूत हो गई कि आगे चलकर इसको जो है सोवियत, है ना, सेना के नाम से जाने लगा। आगे अगर देखेंगे यहाँ पे कार्बोनरी के बारे में अगर हम जाने, कहता है इटली में 1800 से 1831 तक के बीच सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी। ठीक है, अब गुप्त का मतलब क्या होता है ना, बिल्कुल यानी सीक्रेट, है ना, किसी को यानी खबर ना हो ऐसा यानी समूह का एक औपचारिक क्या है, अनौपचारिक यानी नेटवर्क था। ठीक है, बिल्कुल ये इसको सीक्रेट बनाया गया था। और कहता है इसकी स्थापना जो है अनाम क्रांतिकारियों यानी कहने का मतलब किसी का नाम नहीं, यानी क्या है, हिडन है, छुपा हुआ। ठीक है, क्रांतिकारियों ने साल 1810 में की थी। कब, 1810 की बात है। यहाँ देखेंगे तो 1810 में इसकी यानी गठन किया था। कार्बोनरी का मतलब होता है कि कास्ट कोयला यानी कास्ट कोयला बनाने वाला, यानी कोयला बनाने वाला। इस संगठन में फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, ब्राजील और देखेंगे तो उरुग्वे के क्रांतिकारियों को भी यानी प्रभावित किया था। ठीक है, और आगे कहता है कि आधुनिक इटली के जनक जोसेफ मैजनी का संबंध इस दल से था। आगे चलकर देखेंगे कार्बोनरी यानी दल से जो है मैजनी का नाम भी जुड़ा। ठीक है, आइए अगला देखिए सवाल। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में था। अगर देखेंगे यहाँ पे विरोध में था, ये कर लीजिए, यानी इटली और जर्मनी यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण में के विरोध में कौन था। यानी यहाँ पे पर्सा था, ऑस्ट्रिया था, रूस था, या फिर आप इंग्लैंड था।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरोध में था। क्यों था, आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो कहता है कि ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। अब देखिए कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क की अहम भूमिका थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर हम देखें जर्मनी के एकीकरण में सबसे अगर ज्यादा भूमिका किसी को था तो वो कौन था, बिस्मार्क। यानी बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे कथा है कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति को भी लागू किया था। ठीक है, तो लोह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये सवाल पूछा भी जाता है। तो ये आपका कौन है, तो ये आपका बिस्मार्क हो जाएगा। आंसर में क्या होगा, बिस्मार्क होगा। कहता है इस नीति के तहत बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए लक्ष्य तय कर लिए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण में कितनी अहम भूमिका निभाई, और आगे चलकर यानी एकीकरण के लिए एक नारा भी लगाया था और रक्त एवं लोह की यानी नीति भी लाया था, जिसको हम रक्त एवं लोह की नीति भी कहते हैं। ठीक है, आइए सवाल देखिए। कहता है विक्टर इमानुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था। बहुत ही सरल सवाल है, इसका आंसर जो है आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री। क्या किए थे, प्रधानमंत्री वाले पद पे यानी इसको लाए थे। आगे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले तो कहता है कि काउंट काबूर ने अपने यानी शुरुआती वर्षों में है ना पिडमोंट एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, में कई आर्थिक सुधार किए थे। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक समाचार पत्र इल रिसोर्गीमेंटो की स्थापना की थी, और इसके बाद वह जो है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के लिए भी चुने गए थे। और 1800 देखेंगे तो 1852 में इसको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री। कब, 1872 यानी 1852 ईस्वी में। और क्यों, क्योंकि पिडमाउंट में अगर आप देखेंगे पिडमाउंट शहर को इतना यानी ये सुधारे थे, आर्थिक रूप से इतने यानी मजबूत कर दिए थे, जिनके कारण इसका नाम जो है ऊपर आए और इनको जो है प्रधानमंत्री के पद पर यानी बैठाया गया। आगे देखें, कहता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरिबाल्डी जो थे पेशे से क्या थे, वो नाविक थे। गेरिबाल्डी क्या थे, पेशे से नाविक थे। अब ये नाविक थे, चलिए आइए थोड़ा सा हम गेरिबाल्डी के बारे में जानते हैं। कहता है इसका पूरा नाम जो था यूसेप गेरिबाल्डी था। ठीक है, कहता है कि पेशे से नाविक थे। क्या थे ये, पेशे से नाविक थे। इनका जो है जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को है ना नीस में हुआ था। कहाँ हुआ था, नीस में हुआ था। इनके पिताजी एक जो है व्यापारी जहाज के अधिकारी थे। क्या थे, व्यापारी यानी जहाज जो होते हैं, कॉमर्शियल यानी जहाज। ठीक है, उनके यानी अधिकारी थे। समुद्री जीवन में उन्होंने भूमध्य सागर का अच्छा यानी ज्ञान हासिल हुआ था। यानी इसको भूमध्य सागर का बहुत ही अच्छा यानी ज्ञान था, किसको, गेरिबाल्डी को। और आगे कहते हैं कि इटली के एकीकरण में उनका योगदान अहम है। यानी अगर देखेंगे इटली के एकीकरण में तो गेरिबाल्डी का जो है बहुत बड़ा यानी योगदान है। और इटली के यानी पिताओं में इनका भी नाम शामिल होता है। ठीक है, जिसे राष्ट्रपिता कह सकते हैं, इस तरह से यानी इसको भी यानी शामिल किया जाता है। आगे अगर देखें तो कहता है जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जर्मन है ना राइन राज्य का जो है निर्माण में यानी यहाँ पे देखा जाए किसके द्वारा यानी किया गया था, तो ये किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। इसके द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में अगर थोड़ा सा समझे तो कहता है यहाँ पे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और आगे कहते हैं यहाँ पे कि नेपोलियन ने है ना ऑस्टरलिट्ज है ना की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया और रूस को हराने के बाद जर्मन ग्राहक राज्यों का एक संघ स्थापित किया था, जिसे राइन है ना परिसंघ यानी जर्मन राइन भी आप इसे कह सकते हैं कहा गया। और आगे कहता है कि यह संघ जो है 1806 से 1813 तक यानी चला था। तो याद रखेंगे जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण था वो किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखें तो कहता है रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो अभी अभी हम पिछले ही सवाल में आपको बताए थे कि इसका अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। अब देखिए बिस्मार्क जर्मनी के क्या थे, तो जर्मनी के चांसलर थे। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी के क्या थे, तो चांसलर थे। और आगे कहते हैं
इन्होंने जर्मनी की एकीकरण और अपनी महाद्वीपीय शक्ति को बढ़ाने के लिए युद्ध का सहारा लिया, यानी अपने आप को शक्तिशाली होने के लिए क्या किए, युद्ध किए। ठीक है, और उन्होंने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल किया। तो ये देखिए यहाँ पे दो बात याद रखेंगे, महाद्वीप शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया, युद्ध किया, और अगर हम देखें यहाँ पे राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या किया, तो सैन्य बल का, फोर्स का यानी इस्तेमाल किया था, याद रखेंगे। आगे कहते हैं बिस्मार्क ने 30 सितंबर 1862 को जर्मनी क्षेत्रों के एकीकरण के बारे में रक्त एवं लोह की यानी नीति का भाषण दिया था। तो याद रखिएगा कि लोह एवं रक्त की नीति का जो भाषण दिया गया था वो कब दिया गया था, तो 30 सितंबर जो है 1862 को दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आइए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो बहुत ही शानदार सवाल है। कहता है कि जोल्वेरिन एक संस्था थी, तो बताना है कि यहाँ पे जोल्वेरिन जो है ये कौन सी संस्था थी या और किन के लिए थी, क्रांतिकारियों की संस्था थी या व्यापारियों की संस्था थी या फिर यहाँ पे कि विद्वानों की या फिर पादरी यानी है ना शामतों की। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि ये जोल्वेरिन जो थी संस्था किन की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी, व्यापारियों की। अब ये व्यापारियों की संस्था क्यों थी, आइए इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए तो कहता है कि जोल्वेरिन जो है ना व्यापारियों की क्या थी, संस्था थी, और ये जो है जर्मन सीमा शुल्क संघ था, यानी ये जो है जर्मन का जो सीमा शुल्क था उनके लिए यह संस्था बनाया गया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह एक आर्थिक संगठन यानी जो कि व्यापारी संगठन था, जिसे 1832 ईस्वी में पर्सा ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग के आधार पर यह चुंगी संबंधी समझौता करके बनाया था। समझ रहे ना, सीमा शुल्क के लिए यानी ये जोल्वेरिन जो है कहने का मतलब संस्था बनाई गई थी और यह सीमा शुल्क के लिए था। आइए हम समझ चुके हैं कि जोल्वेरिन क्या थी। ठीक है, आइए अगला और आज का यानी आखिरी सवाल देखें तो कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि यानी कब हुई थी, यानी क्या 1864 में हुई थी, 1866 में या 1870 में या 1871 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी डी, यानी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की यानी संधि हुई थी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और यानी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अब अगर देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है ये अभी हम बताए 1800 यानी 61 को हुई थी, 71 को हुई थी। और अगर आपसे ये पूछ दे है ना, डेट भी पूछ दे और मंथ भी पूछ दे तो कहेंगे 10 मई 1871 यानी ईस्वी को हुई थी। अब देखिए ये संधि जो है फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी, फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी ये संधि। आगे देखेंगे ये संधि जो है फ्रैंको यानी प्रूसियन यानी युद्ध के अंत में हुआ था, जब ये युद्ध खत्म हुआ था तब हुआ था। कहता है कि इस संधि पर जो हस्ताक्षर जो है फ्रैंकफर्ट है ना में हुई थी, यानी फ्रैंकफर्ट क्या है एक जगह है वहां पे यानी ये इस पे यानी सिग्नेचर हुआ था। आइए कहता है कि इस संधि के तहत जर्मनी ने अल्सेस और लोरेन के फ्रांसीसी प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। समझ रहे हैं, इस संधि के तहत जो है कहाँ कहाँ किया गया था, तो जर्मनी के जो है यानी ये शहर का नाम है अल्सेस और जो है लोरेन, ये है ना लोरेन, ये फ्रांसीसी प्रांतों पर ये क्या क्या था, कब्जा कर लिया था। आगे देखिए कहता है इस संधि के तहत फ्रांसीसियों को 5 अरब फ्रैंक का हर्जाना भी यानी देना पड़ा था। तो ये सारी यानी कहने का मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी ये फ्रैंकफर्ट से थी और आप इसे सारे नोट्स को आप देख लिए और समझ लिए, और उम्मीद करते हैं कि अब तक जितने भी आपको सवाल बताएं बहुत ही यानी शानदार तरीके से बताएं और बहुत आपको हेल्प भी होगा। और आगे के यानी जो सवाल है आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।